आईपीएस ने खुदकुशी की, आईएएस पत्नी न्याय मांग रही है और पूरे देश में आईएएस आईपीएस की ये जो दर्दनाक कहानी है लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करके किसी को खुदकुशी करना पड़ रहा है और पत्नी जो आईएएस है उसको न्याय की मांग के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है। कोई पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस बनता है, परीक्षा देकर अधिकारी बनता है और कुछ लोग उस अधिकारी को सिर्फ इसलिए नीचा दिखाते हैं क्योंकि वो किसी दूसरे समाज से आता है, वो किसी दूसरी जाति से आता है। अरे पढ़ाई लिखाई तो भेदभाव मिटाने के लिए होती है भाई, लेकिन आरोप है कि हरियाणा में कुछ बड़े अधिकारियों ने आईपीएस पूरन कुमार को जाति के नाम पर इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने गोली मारकर अपनी जान दे दी। 7 अक्टूबर को हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या की अपने अधिकारियों के रवैये की वजह से। आत्महत्या की क्योंकि उनके सीनियर अधिकारी उनकी जाति की वजह से उन्हें प्रताड़ित करते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे, उन्हें और उनके स्टाफ को झूठे केस में फंसाते थे। और ये सब बातें खुद आईपीएस पूरन कुमार ने लिखी है सुसाइड नोट। खुद को गोली मारने से पहले पूरन कुमार ने 9 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। 8 पन्नों में आत्महत्या की वजह बताई है और 1 पन्ने में वसीयत लिखी। आईपीएस ने यह पत्र अपनी पत्नी अमनीत कुमार को लिखा था, जो खुद भी एक आईएएस अफसर। इस सुसाइड नोट में क्या लिखा था, चलिए आपको दिखा देता हूं, देखिए। आईपीएस वाई पूरन कुमार के इस सुसाइड नोट में 15 सरकारी अफसरों के नाम है। खुदकुशी के इस पत्र में 3 आईएएस और 12 आईपीएस अफसरों का नाम लिखा है। इन 15 में से 4 अफसर रिटायर हो चुके हैं, जबकि 11 अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। इस पत्र में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी यानी कि पूरे प्रदेश के कलेक्टरों का मुखिया, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी अनुराग रस्तोगी का भी नाम शामिल है। और पत्र के आखिरी पैराग्राफ में हरियाणा डीजीपी यानी पूरे प्रदेश के जिले के एसपी का बॉस शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारिया का नाम भी शामिल है। पूरन कुमार ने इस पत्र में लिखा कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने रोहतक एसपी को ढाल बनाया और मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे कराए। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं पिछले कई सालों से जातिवाद के कारण प्रताड़ना झेल रहा हूं और अब नहीं झेल सकता, इसलिए अपनी जान दे रहा हूं। जब आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड की तो उनकी पत्नी अमनीत कुमार जापान में थी। अमनीत कुमार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान गई थी और जब पत्नी वहां से लौटी तो उन्हें यह सुसाइड नोट मिला, जिसमें उनके पति ने वो दर्द बताया था जो पिछले कई सालों से वो अपने दिल में दबा कर बैठे थे। अमनीत ने कहा कि उनके पति कमजोर नहीं थे, वो अम्बेडकरवादी थे और बहुत खुददार थे। सुनी अमनीत क्या कह रही है। अम्बेडकरवादी थे जी, संघर्ष अपने लिए अभी नहीं किया कि मेरे को पोस्टिंग दे दो या कुछ है, वो तो समाज का ही काम था। वो अम्बेडकरवादी थे जी, संघर्ष अपने लिए अभी नहीं किया कि मेरे को पोस्टिंग दे दो या कुछ है, वो तो समाज का ही काम था। 4 दिन बीत चुके हैं, 4 दिन, लेकिन अभी तक पूरन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। 9 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पूरन कुमार के परिवार से मिलने पहुंचे थे। आईपीएस पूरन की पत्नी और सीएम के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है, 1 घंटे तक, जिसके बाद अमनीत ने सीएम को 2 पन्नों का एक शिकायत पत्र दिया और कहा कि जब तक डीजीपी और रोहतक एसपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उनके पति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। प्रदेश के डीजीपी तक ये आंच पहुंच गई है। इसी मुलाकात के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। चंडीगढ़ आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है, जो आगे इस केस की जांच करेगी। फिलहाल सुसाइड नोट के आधार पर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र सहित 15 अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई। मुझे लगता है देश का यह पहला मामला होगा। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी मामले में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सहित 14 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ है। 4 दिन से शव रखा है, बताइए, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और हरियाणा के इतिहास में शायद यह भी पहली बार होगा जब अपने सीनियर अधिकारियों से तंग आकर एक आईपीएस अधिकारी ने अपनी जान दी। हालांकि
आईपीएस पूरन की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार ने इस एफआईआर पर एतराज जताया है। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को एप्लीकेशन देकर कहा कि एफआईआर में आरोपी अफसरों के नाम अलग से कॉलम में नहीं लिखे गए हैं, एफआईआर को फिक्स फॉर्मेट में लिखा जाए। इसको लेकर उनकी चंडीगढ़ की एसएसपी कमरदीप कौर से बहस भी हुई है, जिसकी वजह से आज भी पूरन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। इस मामले में हरियाणा के एसीएस सुरेश कुमार का कहना है कि डीजीपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। सुनिए एसीएस ने क्या कहा। We have requested for fair investigation, quick investigation and immediate arrest of DGP Shatrajit Kapoor and SP Rohtak. That's all. He has given us assurance that he will do fair investigation. बताइए, एसीएस बड़ा अधिकारी होता है और वो कह रहे हैं कि रोहतक एसपी और डीजीपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए इमीडिएट। ऐसा क्या हुआ था जो आईपीएस पूरन कुमार को यह कदम उठाना पड़ा? क्यों उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया? इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एससी समाज से आने वाले वरिष्ठ आईपीएस अफसर पूरन कुमार को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनकी सीनियरिटी को नजरअंदाज करके नॉन कैडर वाली पोस्टिंग दी जा रही थी। उन्हें मार्च 2023 में आईजी होमगार्ड की जिम्मेदारी दी गई थी। पूरन कुमार ने अक्टूबर 2023 में चीफ सेक्रेटरी से शिकायत भी की थी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद क्या हुआ? इसके 9 महीने बाद नवंबर 2023 में हुए प्रशासनिक फेरबदल में पूरन कुमार को आईजी टेलीकम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि ये कैडर पोस्ट थी, लेकिन पुलिस महकमे में इसे मेन स्ट्रीम का पद नहीं माना जाता। अप्रैल 2025 में जब पूरन कुमार किसी तरह अपने बूते रोहतक रेंज के आईजी की मेन स्ट्रीम वाली पोस्टिंग पाने में कामयाब हो गए तो राज्य के कई बड़े अफसरों ने उन्हें नीचे करने की कोशिश शुरू कर दी। ये भी दावा किया गया है कि रोहतक का आईजी रहते हुए उनके स्टाफ के ऊपर झूठा केस कराया गया और इस केस की एफआईआर में 9 जगह आईजी ऑफिस का नाम लिखा गया। 5 महीने बाद 29 सितंबर 2025 में पूरन कुमार को रोहतक रेंज के आईजी पद से हटाकर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया और उसके 8 दिन बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या क्या साजिश रचते हैं भाई अपने ही साथियों के खिलाफ। आईपीएस की आत्महत्या के इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस घटना को रायबरेली से जोड़कर राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है। वहीं चिराग पासवान ने सीएम नायब सैनी को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। क्या कह रहे हैं नेता, सुनिए। ये अनेक घटनाएं ऐसी हो रही हैं, हमारे राजस्थान में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, जिस तरह से दलितों के साथ व्यवहार हो रहा है। ये हिम्मत तभी आती है जब आपके ऊपर आप किसी ताकतवर व्यक्ति की शरण में होते। ऐसी सरकार जो अंधी और बहरी है, उसमें अंधेर नगरी चौपट राजा का शासन है। आज उनको न्याय नहीं मिल रहा। ये मत समझिए कि आज एक दलित एडीजीपी अधिकारी का नंबर है तो बाकी किसी का नहीं आएगा। ये लोग बारी बारी से सबका नंबर लगाएंगे। अधिकारियों के नाम अपने अंतिम फाइनल नोट में, सुइसाइड नोट में पूरन कुमार जी ने लिखा है कि किस तरह से उनको जाति सूचक शब्दों से गालियां दी जाती थी। यह है मोदी का नया भारत, यह है भाजपा का नया भारत। ये दुखद है, आत्महत्या की है उन्होंने। अब क्या परिस्थितियां रही, क्या मामले रहे, क्योंकि सारा मामला भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब सारी परिस्थितियां सारी डिटेल बाद में जब आएगी, अब कोई कार्रवाई बनेगी, उसकी क्या छानबीन होगी, उसमें सारी बातें तब आएंगी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि अगर किसी व्यक्ति की जान उसकी जाति की वजह से गई है तो एक समाज के रूप में इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। और सीधे मुद्दे की बात यह भी है कि प्रदेश के लिए कितनी असहज स्थिति है। सोचिए, ऐसे अधिकारी जिनको मुख्यमंत्री से रोज बात करना है, ऐसे अधिकारी जो पुलिस और प्रशासन को चलाते हैं, कहते हैं कि नेता बहुत कोशिश कर लें लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट से एकजुट ना हो, अधिकारी आईएएस आईपीएस ना हो तो कानून व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, सब कुछ चरमरा जाती है। एक जिले की जिम्मेदारी कलेक्टर के पास होती है, चीफ सेक्रेटरी उन कलेक्टरों का बॉस होता है, डीजीपी पूरे जिले के एसपी का बॉस होता है और पूरे प्रदेश को प्रशासनिक जो तंत्र है उस व्यवस्था में यही प्रशासन के लोग और पुलिस महकमे के लोग चलाते हैं। लेकिन प्रदेश के जो एसीएस हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई साहब डीजीपी को तुरंत तत्काल गिरफ्तार कीजिए, एसपी को तत्काल गिरफ्तार कीजिए। मतलब आईएएस लॉबी एक तरफ हो गया है क्योंकि उनकी पत्नी आईएएस हैं, और दूसरा
आईपीएस जो हैं उनके खिलाफ भी गोलबंदी शुरू हो गई है और पत्नी खुद आईएएस सीनियर अधिकारी है। ऐसे में ये मामला मुझे लगता है कि और आगे बढ़ेगा और आईएएस आईपीएस की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई भी इस पूरे मसले पर देखने को मिलेगी।